हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज़ को जाने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 4 हम लोग का वीडियो होने वाला है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th हिस्ट्री। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या रहा, और मेजनी के बारे में हम लोगों ने पूरे विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इटली के एकीकरण में जो मुख्य योगदान था, 3 लोगों का योगदान था। पहला मेजनी था, दूसरा काउंट काबूर था, और तीसरा एक था जो गैरीबाल्डी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे काउंट काबूर के बारे में। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। सफल कूटनीतिज्ञ बोले तो कूटनीतिक का मतलब चाल चलने वाला होता है। कूटनीति का मतलब क्या होता है? चाल चलने वाला। तो जो काउंट काबूर था, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था, चाल चलने वाला था और राष्ट्रवादी था, यानी कि वो अपने देश से बहुत लगाव रखता था। इसीलिए वह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इसका मानना था कि अगर इटली का एकीकरण अगर हो रहा है तो इसमें एक जो बाधा सबसे बड़ी आ रही है वो ऑस्ट्रिया है, यानी कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया है। आगे है, उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया, यानी कि उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती के हाथ बढ़ाया। आगे चलते हैं हम लोग। 1853 और 54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 ईस्वी में। ये दोनों में से मतलब ऐसा ही दिया होगा ऑप्शन में, 53 भी देगा तो मारिएगा, 54 भी देगा तो मारिएगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दी। देखिए, इस युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गया। फ्रांस की तरफ से कौन? काबूर। काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दिया। आगे देखिए, इसका पूरा लाभ काबूर को मिला। इसका पूरा लाभ किसको मिला? काबूर को मिला, क्योंकि काबूर ही इटली के एकीकरण के लिए अपने कूटनीतिज्ञ का प्रयोग कर रहा था और चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, इसीलिए इसका पूरा लाभ काबूर को मिला। इस प्रकार काबूर ने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। उसने ऐसा कूटनीतिज्ञ किया कि पूरे यूरोप में ये समस्या बन गई। आगे देखते हैं हम लोग। काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। अब देखिए, जब काबूर ने नेपोलियन III से एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यानी कि पिडमाउंट कहाँ था? इटली में था ना। तो इटली में जो पिडमाउंट था, तो पिडमाउंट को सैन्य समर्थन, सैनिकों के समर्थन देने का वादा किया। कौन किया? तो ये फ्रांस किया। क्यों किया? क्योंकि काबूर जो था नेपोलियन III से भी एक संधि किया। इसी कारण फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। अब देखिए, बदले में काबूर ने नीस और सेवाएं नामक 2 रियासतों को देने का वादा किया। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन को बोला कि तुम मुझे सैन्य समर्थन दो ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए। कौन बोला? देखिए, काउंट काबूर बोला कि तुम मुझे ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य समर्थन दो। कौन बोला? काबूर बोला कि तुम मुझे ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य समर्थन दो, और मैं तुम्हें, किससे बोल रहा है? नेपोलियन से, कि मैं तुम्हें
नीस और सवाइन नामक 2 रियासतों को देने का वादा करता हूँ। ये यहाँ पर 2 बातें हुई। पहली बात क्या हुई कि तुम मुझे सैन्य समर्थन दो और मैं तुम्हें 2 रियासतों को दूंगा। तो ये दोनों में ये क्या हुई, साझेदारी हुई, यानी कि आप मेरा ये काम कीजिए या मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो नेपोलियन और काउंट काबूर में 2 बातें तय हुई और आगे का काम जो नीतियाँ थी वो प्रारंभ हो गई। तो देखिए, बदले में काबूर ने नीस और स्वाइन नामक 2 रियासतों को देने का वादा किया। काबूर का मानना था कि अगर 2 रियासतों को देने से इटली का एकीकरण हो जाता है तो इससे महत्वपूर्ण बात क्या होगी। अब देखिए, अब जो काउंट काबूर था वो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। उसमें चाल चलने की जो क्षमता थी बहुत ही अधिक थी। अब वो सोच रहा था कि अगर 2 रियासतों को अगर दान कर देने से, अगर दे देने से इटली का एकीकरण हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये काउंट काबूर का मानना था। इसके बाद बिना फ्रांसीसी मदद से इटली का एकीकरण काबूर के दृष्टि में संभव नहीं था। अगर फ्रांस काबूर के साथ दोस्ती का हाथ अगर नहीं बढ़ाता, अगर जो काउंट काबूर है वो फ्रांस के साथ हाथ नहीं मिलाता, तो ये इटली का एकीकरण जो है वो काबूर के बस की नहीं थी कि काबूर अपने दृष्टि में किस इटली का एकीकरण कर दे। बिना फ्रांसीसी मदद से जो इटली का एकीकरण काबूर के दृष्टि में संभव नहीं था, यानी कि काबूर इसे करने में मतलब सक्षम नहीं हो सकता था बिना फ्रांसीसी के मदद किए। तो यहाँ पर फ्रांसीसी की मदद से इटली का एकीकरण संभव हुआ। आगे चलिए, इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए, इसी बीच क्या हुआ, 1859 से 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट कहाँ था, पिडमाउंट एक जो राज्य का नाम था जो कि इटली में पड़ता था। तो पिडमाउंट ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। आप देखिए, युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में क्या हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो युद्ध में क्या हुआ देख सकते हैं आप लोग। इस युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। इस युद्ध में यानी कि जो 1859 से 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर जो विवाद हुआ, इस युद्ध में इटली के समर्थन में जो इटली का एकीकरण कौन कर रहा था, तो काउंट काबूर। तो इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। फ्रांस ने अपनी सेना क्या किया, उतारा। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। जितना आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। कम पढ़ेंगे कम समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। अब फ्रांस क्या किया, अपनी सेना को उतारा ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पराजित हो गई, यानी कि हार गई। ऑस्ट्रिया की सेना हार गई। ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। पिडमाउंट कहाँ का था राज्य, तो वो इटली का था। और देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ऑस्ट्रियाई सेना जब हारी बुरी तरह से, तो ऑस्ट्रियाई के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। अब देखिए, एक तरफ लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली के जनता काबूर के समर्थन में थी। अब देखिए, 2 रियासतों को देने का वादा किया था किसने, काबूर ने। किसको, नेपोलियन को। लेकिन जिस रियासत को देने का वादा किया था नेपोलियन को काबूर ने, अब उस रियासत की जो जनता थी और उस सारी रियासतों की जनता काबूर के समर्थन में थी। बताइए, जब काबूर के समर्थन में होगी और देना है 2 रियासतों को देना है नेपोलियन को, तो नेपोलियन इस बात से घबरा रहा था कि ये राज हमें मिलेगा, और यहाँ की जनता जो है काबूर के समर्थन में थी। इसी के कारण ये जो था ना नेपोलियन, वो घबरा गया था। अब देखिए, नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति आ गई तो इसके लिए वह तैयार नहीं था। अतः
वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन अपनी सेना वापस बुला लिया। अब देखिए नेपोलियन क्या किया कि वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन अपनी सेना वापस बुला लिया। क्यों बुलाया? क्योंकि देख सकते हैं नेपोलियन को वादा किया था काउंट कावूर ने कि 2 रियासत उसको देगा, लेकिन वो 2 रियासतों की जनता जो थी वो समर्थन में थी काउंट कावूर की। इसी के कारण वो घबराया तो वो क्या किया, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त यानी कि वेनेसिया पर जीत होने के तुरंत बाद नेपोलियन अपनी सेना वापस बुला लिया। आगे देखिए, बाद में नेपोलियन 3 ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। अब देखिए मध्यस्थता क्या है, दोनों के बीच कड़ी बन गया। कौन? नेपोलियन। किसके बीच? काउंट कावूर के बीच, यानी कि इटली और ऑस्ट्रिया, मतलब काउंट कावूर के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच क्या बन गया? मध्यस्थता, यानी कि कड़ी बन गया। बात स्वीकारी। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। दोनों के बीच वो कड़ी बन गया। अब कड़ी बन गया तो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ समझौता करेगा। देखिए जो नेपोलियन था वो दोनों के बीच क्या हो गया? मध्यस्थता। तो ये देखिए मध्यस्थता जो नेपोलियन बना दोनों के बीच, ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच। पिडमाउंट जो राज्य है वो कहाँ पे था? इटली का राज्य पिडमाउंट था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हुआ, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हुआ और वेनेसिया पर विजय प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पर अथवा वेनेसिया पर विजय प्राप्त किया किसने? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने जो वेनेसिया पर विजय प्राप्त किया तो देख सकते हैं यहाँ पर वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अब क्या हुआ, जब नेपोलियन पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच कड़ी बनने के बाद क्या हुआ? लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हुआ और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। ये इस संधि के अनुसार समझ गए आप लोग? इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार, वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। आगे चलते हैं हम लोग। 1860 से 61 में कावूर ने सिर्फ रोम को छोड़ दिया, यानी कि इटली की राजधानी रोम है तो रोम को छोड़ दिया। उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों पार्मा, मोडेना, उसके बाद क्या है, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह, ये देखिए जन्म है, ठीक है, जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर दिया। जनमत संग्रह का बात क्या होता है? जनता के सभी बातों के संग्रह, यानी कि जनता के सभी बातों का जो संग्रह किया, जनता के सभी बातों का संग्रह किया, उसके बाद इसे पुष्टि भी किया, यानी कि जनता के सभी बातों को इकट्ठा करके उसे पूरा भी किया। पुष्टि मतलब पूरा करना होता है, पूरा कर दिया। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। देखिए ऑस्ट्रिया जो था, फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन, जो फ्रांस था और इंग्लैंड था वो पिडमाउंट को समर्थन करता था, इसके भय से जो ऑस्ट्रिया था वो कोई अगला कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण से जूझ रहा था। अब देखिए, अब एक तरफ तो इटली के एकीकरण में अपना टांग फंसाया हुआ है ऑस्ट्रिया, और दूसरा जर्मनी के एकीकरण में भी टांग फंसाया हुआ है। तो जर्मनी के एकीकरण में भी वो जूझ रहा था, एकीकरण से वो जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी में कावूर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि इस प्रकार 1862 ईस्वी में कावूर की क्या हो गई? 1862 ईस्वी में क्या हुआ? तो कावूर की मृत्यु हो गई। कावूर की क्या हो गया? मृत्यु। तो हम लोग इस प्रकार देखें कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान रहा, काउंट कावूर का क्या योगदान रहा। मेजनी के बारे में हम लोगों ने जाना, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक और योग्य सेनापति था। और हम लोगों ने जाना इसके बारे में, काउंट कावूर के बारे में हम लोग जाना विक्टर एमेन्यूल सर्डिनिया पिडमाउंट के जो नया शासक था विक्टर एमेन्यूल, वो काउंट कावूर को प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया।
ताकि इटली का एकीकरण का मार्ग और अच्छे से खुले, मतलब इटली का एकीकरण हो जाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा और यह भी देखा कि जो काउंट काबूर था एक सफल कूटनीतिज्ञ था, चाल चलने वाला था, चाल चलन जो उसमें अधिक विकसित थी, चाल चलने की क्रिया, किस प्रकार चाल चल के इटली का एकीकरण हम कर सकते हैं। और वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था और वह राष्ट्रवादी, वो बहुत ही अच्छा राष्ट्रवादी भी था। कौन? काउंट काबूर। तो इतना हम लोगों ने जाना। तो देखिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।